गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी इसलिए है क्योंकि आपने 10th की साइंस में वैसे सारी जो सेकंड यूनिट है टोटली आप लगभग सेकंड क्लास में पढ़ चुके हो, तो इसीलिए इजी भी है। तो ओम्स लॉ आपने पहले भी इसको स्टडी किया हुआ 10th क्लास में, और अब हम इसको देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है। आपको ओम्स लॉ क्या कहता है इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम कोई लोकली एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दो बैटरीज दे दी जाती हैं। सपोज करो एक बैटरी मान लिया 220 वोल्ट या 200 वोल्ट की लगा लो आप, एक बैटरी आपके पास 50 वोल्ट की है, या फिर एक बैटरी आपके पास 12 या 10 वोल्ट की है, जो भी आप मानना चाहो। इस तरह से 3, 4, 2 बैटरीज आपको दे दी जाती है और ये बोल दिया जाए कि इनको आप टच करके दिखाओ, इनको आप छू के दिखाओ। पहली बात तो ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार आपने देखा हुआ है जो मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसको आप कई बार अपनी जीवा से चेक करते हैं, जीभ को लगा के कि ये चार्ज है या नहीं है। तो इसी तरह की सिचुएशन है। वैसे तो सारे खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि आपको बैटरी दे दी जाती है अलग अलग वोल्टेज की, 200 वोल्ट की, एक 50 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, और आपको टच करना हो, तो फिर आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा? तो फिर आपके लिए 10 वोल्ट की बैटरी बेटर मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप 220 वोल्टेज की बैटरी को अगर टच करोगे तो बहुत ज़्यादा झटका लगेगा, जिसको बोलते हैं शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक। और इसी को फिर यहाँ पर करंट का नाम भी दिया जाता है आपका, यानी मोर शॉक मतलब मोर करंट या मोर झटका। इसी तरह से 50 वोल्ट की जो बैटरी होगी, ये इसकी कंपैरिजन में इसका जो शॉक होगा वो लेस होगा, और इसका शॉक जो होगा वो और भी कम होगा, यानी और भी कम करंट इसमें से फ्लो करेगा। यानी जितनी ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी को आप टच करोगे उतना ज़्यादा शॉक आपको लगेगा, उतना ही ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा। हम ये भी कह सकते हैं जितनी कम वोल्टेज की होगी उतना ही कम शॉक होगा, उतना ही कम करंट होगा। तो ये किसने बताया था? ओम्स लॉ ने। ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर हम कोई कंडक्टर ले लेते हैं, सपोज करो कि ये कोई कंडक्टर है, ये दो टर्मिनल्स हैं इसके ए और बी, फिर कंडक्टर हम कनेक्ट कर देते हैं। आगे जाके बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि बिना बैटरी तो हमने पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है इनकी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने स्टडी किया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो आपने पता ही है अपोजिट में मूव करते हैं। यहाँ से ये दो टर्मिनलों के बीच का अपने पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैरेलल में है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका एक वोल्ट मीटर लगा देंगे इसके पैरेलल में। इस तरह से हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया एक, और इस करंट को मेजर करने के लिए फिर हम एमीटर लगा देंगे, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन ये दिखा रहा था, मोर वोल्टेज थी तो मोर करंट था। तो एक एमीटर लगा दिया हमने, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। पहले तो थोड़ा एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस करो अगर आप मान लिया। तो जो एमीटर है एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट मेजर करने के काम आता है, एम्पियर में करंट मेजर करता है। और जो आपका वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, जो कि वोल्ट में मेजर करता है। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करने का काम आता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। लो रेजिस्टेंस, ये हरियाणा बोर्ड के एमसीक्यू क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं या फिर प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। और वोल्ट मीटर जो है वो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो एमीटर है आपका लो रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों है? क्योंकि हमने मापना क्या है, हमने मेजर करना है करंट, और करंट और रेजिस्टेंस का हमेशा होता है अपोज। यानी रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसमें से फ्लो करने वाले करंट का अपोज करती है। हालांकि अभी तक हमने रेजिस्टेंस का टॉपिक नहीं किया है, लेकिन मैं इसीलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि 10th में आप कर चुके हो, तो फिलहाल आप इतना भी याद कर सकते हो कि जो करंट का अपोज कर रहा है वही क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि लो रेजिस्टेंस है, क्यों है? ताकि करंट अधिक जा सके, अधिक से अधिक करंट उसमें से फ्लो कर सके, और करंट को मापने के लिए एमीटर लगाया गया है। तो एमीटर लो रेजिस्टेंस इसीलिए होता है ताकि मैक्सिमम करंट वो प्रोवाइड करवा सके, मैक्सिमम करंट उसमें से फ्लो कर सके। और जो वोल्ट मीटर होता है हाई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लो होगी तो फिर करंट फ्लो करेगा, तो कुछ अमाउंट करंट की भी होगी। तो यहाँ पर हम मेजर करते हैं। लेकिन एक और डिवाइस होता है जो इसी यूनिट में पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर, उसमें से करंट भी ड्रा नहीं करता, वो फिर आगे टॉपिकों की बात है। तो जो हाई रेजिस्टेंस है आपका, हाई रेजिस्टेंस का आपको क्या बेनिफिट हुआ? हाई रेजिस्टेंस है तो करंट तो फ्लो होएगा नहीं। जब उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा तो जो वैल्यू मेजर करेगा आपका वोल्ट मीटर वो एक्यूरेट वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी प्योर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे दूध है, अगर मान लिया उसमें पानी नहीं मिलाते तो प्योर मात्रा है दूध की, उसको प्योर मिल्क आप बोलते हो। पानी मिला दिया तो फिर आपने पता ही है उसके अंदर आप कह सकते हैं डोपिंग कर दिया आपने। तो हाई रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो एक्यूरेट वैल्यू मेजर करेगा ये किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। सेकेंडली जो एमीटर है उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, और इसको फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
तो ये एमीटर सीरीज में लगाया गया है और वोल्ट मीटर किस में लगाया गया है, पैरेलल में। ध्यान है वोल्ट मीटर का पॉजिटिव हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो ये जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं और एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एमीटर काम क्या आता है। एमीटर क्या काम आएगा, करंट मेजर करने का काम, या जिसको आप चार्ज भी बोल सकते हो। कैपेसिटर का टॉपिक आपने पढ़ा था, कैपेसिटर में यानी सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो हम कह सकते हैं सीरीज के अंदर आपका करंट सेम रहता है। बेसिकली चार्ज करंट ही तो है, तो करंट आपका सीरीज में सेम रहता है। इसलिए जिस कॉम्बिनेशन में उस चीज़ की मान या वैल्यू एक समान रहती हो वो मीटर उसी में लगाया जाता है, नहीं तो फिर वो गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थर्ड यूनिट में हम स्टडी करेंगे अगर आपने एमीटर को मतलब सीरीज को पैरेलल में, पैरेलल को सीरीज में ले लिया तो ध्यान रहे कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं क्योंकि सीरीज में करंट का मान एक समान रहता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस में अपने काम आता है, वो एक समान कहाँ रहता है, तो वो आपका पैरेलल में रहता है। तो जो ये पैरेलल में आपका पोटेंशियल सेम रहेगा और सीरीज में आपका करंट सेम रहेगा, तो इसलिए एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये तो कुछ मीटर्स की बातें की, इसमें हमने वोल्ट मीटर भी लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पैरेलल में, और एमीटर भी लगा दिया हमने सीरीज के अंदर। तो ये ओम्स लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि मोर वोल्टेज है तो फिर मोर झटका है, यानी ज़्यादा करंट है। यानी इसने कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के जो दो एंड्स हैं, तो टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है उसके। यानी करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो एक रिलेशन है ओम्स लॉ का। तो जब हम ग्राफ प्रिपेयर करते हैं तो ग्राफ प्रिपेयर में अगर सिंपल से कोई भी मान लिया ऑब्जर्वेशन टेबल लेके चले, जिस तरह से मान लिया हम जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उस प्रैक्टिकल में कुछ वोल्ट मीटर और एमीटर ने वैल्यू नोट की थी। तो एक वोल्ट मीटर लेता हूँ, एक ले लिया आपने करंट, अगर सपोज करो अगर ये आपके पास 10 वोल्ट है तो 10 एम्पियर करंट होगा, 15 वोल्ट है तो 15 एम्पियर करंट होगा, 20 वोल्ट है तो 20 एम्पियर होगा, 30 वोल्ट है तो 30 एम्पियर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू तो जो ये आपका वोल्टेज जिस रेशो में बढ़ रही है उसी रेशो में आपका करंट बढ़ रहा है। मोर वोल्टेज है तो फिर ज़्यादा झटका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ हम प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी इन स्ट्रेट लाइन, वो आपका स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो ये तो था आपका सिंपल एक ओम्स लॉ। अब थोड़ा सा इसको और गहराई में तो नहीं बात करते, कई बार आपने बुक में कुछ और रिलेशन में देखा होगा कि V इज इक्वल टू R इंटू में I, उसको भी स्टडी करेंगे। लेकिन एक बात का देखो विशेष ध्यान रहे यहाँ पर, अगर आप बिल्कुल गहराई में जाओगे तो ओम्स लॉ सिर्फ इतना ही था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बाकी ओम्स लॉ नहीं था, ये सिर्फ ओम्स लॉ था। फिर होता क्या है इसमें से कि जब कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो आपने 10th में और भी पढ़ा था कि I स्क्वायर इंटू RT, जिसको बोलते हो आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RT। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RT। इसका मतलब जितने ज़्यादा इसके अंदर करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगी। अब जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगी, हीट से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर ये ग्राफ जो है आपका, ये आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। जिस रेशो में ये बढ़ रहा था ये एक लिमिट तक तो इसी रेशो में बढ़ेगा भाई, जिस रेशो में आपकी वोल्टेज चेंज हो रही है उसी रेशो में आपका करंट चेंज होगा। लेकिन एक लिमिट के बाद जो है ग्राफ आपका फिर ये चेंज होना स्टार्ट कर देगा। तो इस स्टेज के ऊपर जाके फिर ओम्स लॉ आपका फेल हो जाता है, ओम्स लॉ आपका काम नहीं करता। तो ओम्स लॉ कहाँ तक काम करता है, वो ओम्स लॉ काम करता है सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह के आगे किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ जाए करंट की या वोल्टेज की, तो फिर कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हमने यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। ये मजबूरी थी यूज करने की। वही बात, अगर 100 रुपये को आपने 3 बच्चों में बराबर बांटना है तो बेटर है कि 1 रुपये को पहले ही बाहर निकाल दो, 33 के हिसाब से सबका मतलब हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वही सिचुएशन यहाँ पर है। तो फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कोई ना कोई मजबूरी में यहाँ पर लगाया गया था आर, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट फॉर रेजिस्टेंस, यानी आर कांस्टेंट है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो ये अगर आर को देखो तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई। इसी तरह का कुछ हमने पढ़ा था कैपेसिटर के टॉपिक में कि जो चार्ज था आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पोटेंशियल के, इसको हटा के आपने कोई ना कोई क्वांटिटी रिमूव की लगाई थी जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस सी, ये वी, और सी को आपने किया था क्यू बाई वी। तो ये कैपेसिटेंस था, ये रेजिस्टेंस था। जिस तरह से कैपेसिटेंस था सेम इसी तरह से रेजिस्टेंस है। वो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी थी, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो जिस डिवाइस में रेजिस्टेंस शोर होती है उसको रजिस्टर बोलते हैं, और रजिस्टेंस किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। जिस डिवाइस में पाई जाती है उसको पर रजिस्टर नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हमने बात स्टडी की थी कि जो कैपेसिटेंस होती है ये चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करती।
किस पे डिपेंड करी थी, डायमेंशन पे। इसी तरह से ये जो रेजिस्टेंस है आपकी, ये यहाँ पर वी पे भी डिपेंड नहीं करती, आई पे भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कॉन्स्टेंट लगाई हमने भाई। तो इस तरह से वहां पर कैपेसिटेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर वी और आई पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टेंस फिर किस पे डिपेंड करेगी, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगी। किस तरह से डिपेंड करेगी वो हम रेजिस्टेंस के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ओम्स लॉ कहता है कि, तो इसका मतलब जहां तक ये टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट रहा वहां तक तो ये ठीक था, उसके बाद तो फिर चेंज होना स्टार्ट हो गया। डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए फिर यहाँ पर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी लगाई गई है आर, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब जब हम ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें एक बात विशेष ध्यान रखते हैं कि ये तो ठीक है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, लेकिन एक बात और लिखनी पड़ती है, एट फिक्स्ड कंडीशंस। फिक्स्ड कंडीशन चाहिए किसकी, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप ये भी कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉट एट एनी टेम्परेचर। एक कांस्टेंट जब तक टेम्परेचर रहेगा, जहाँ तक जैसे यहाँ पर था, उसके बाद जो जो करंट फ्लो करता रहेगा, हीट भी पैदा होती रहेगी। अब हीट पैदा होगी तो फिर ग्राफ आपका चेंज होगा, तो फिर वहाँ पर उसको हमने निकालने के लिए फिर आर हमने कांस्टेंट लगाना पड़ा अलग से। तो ध्यान रहे ओम्स का नेम सिर्फ यहाँ पर था, ये आर तो हमने कांस्टेंट के रूप में लगाया है। तो आर इज द कांस्टेंट फॉर रेजिस्टेंस। तो ये था आपका ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ का अगर हमने प्रूफ करना हो, ड्राइव करना हो, तो दो टॉपिक हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो I इज इक्वल टू NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी भी हम निकाल गया थी पिछली वीडियो में। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, EE/m इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ये दो वैल्यू हमारे को चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू देखी थी ना उसने कि V बढ़ने से I बढ़ रहा था, V बढ़ने से I उसी रेशो में बढ़ रहा था, तो फिर उन्होंने देखा कि कोई चीज़ तो है जो हमारी कॉन्स्टेंट चल रही है। यानी अगर V और I का रेशो लिया गया तो R जिसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो 10/10 यानी 10/10 भी 1 के बराबर आएगा। इस तरह से 15/15 भी 1 के बराबर, 20/20 भी, तो कोई ना कोई तो क्वांटिटी है जो कांस्टेंट चल रही है, वही यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपकी EE/m इंटू रिलैक्सेशन टाइम के बराबर। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लो ना ऊपर उठा के, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। तो I इज इक्वल टू NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है EE/m इंटू रिलैक्सेशन टाइम, तो ये हो जाएगा आपका NE² AE/m इंटू रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन जो A है आपका, जो E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के बराबर है, L कंडक्टर की लेंथ है, तो E को V/L में कर लेते हैं। तो NE² AV/L इंटू M इंटू रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ से अरेंज इस तरह से कर लो कि V को आप इस साइड में ले आओ और I को आप इस साइड में ले जाओ, तो V साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे NE² A रिलैक्सेशन टाइम इंटू में I। तो ये जो सारा का सारा है ये कांस्टेंट होता है आर के बराबर, लिखना पड़ेगा आपने इज इक्वल टू आर बराबर कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आर बाकी आई। इसको जब रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन करेंगे तब निकालेंगे इसको कि ये आया कहाँ से आर जो है आपका, तो वी इज इक्वल टू आर इंटू में आई, या फिर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये था फिर आपका ओम्स लॉ। जहाँ पर भी ये ग्राफ आपका सिंपल सर्किट में, थोड़ा ओम्स लॉ के बारे में और स्टडी करें तो ओम्स लॉ आपको क्या कहता है कि ये जहाँ तक ये लीनियर था आपका काम चल रहा था, लीनियर के बाद इसने काम करना बंद कर दिया था, तो इसका मतलब सिर्फ सिंपल सर्किट में काम करता है। ओम्स लॉ काम करेगा सिर्फ सिंपल सर्किट में, क्योंकि सिंपल सर्किट में कंडक्टर होते हैं ओमिक, तो ओमिक कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ का ओबे करते हैं, विच ओबे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और कौन फॉलो करेगा, जहाँ पर कंट्रोल वोल्टेज का ग्राफ एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर होता है, यानी यहाँ तक आपका, तो ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ का ओबे करते हैं, और ये पाए जाते हैं आमतौर पे सिंपल सर्किट में। लेकिन अगर सर्किट आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या कह सकते हैं वी और आई के बीच का जो ग्राफ है वो आपका लीनियर नहीं रहता, नॉट लीनियर, ग्राफ आपका लीनियर नहीं है, इस तरह का ग्राफ है, या फिर आगे आप एक 9th यूनिट पढ़ोगे सेमीकंडक्टर की, तो कुछ ग्राफ अलग अलग तरह के बनेंगे, जैसे वोल्टेज बढ़ने से करंट एक स्टेज तक तो बढ़ता है, उसके बाद अचानक बढ़ता है, या फिर ग्राफ इस तरह का प्रिपरेशन हो रहा हो, या फिर ग्राफ मान लिया कहीं पर रेजिस्टेंस बढ़ रही है कहीं पर घट रही है। कहने की बात यह है ग्राफ अगर लीनियर ना हो तो वहाँ पर फिर ओम्स लॉ काम नहीं करता, यानी सिर्फ सिंपल सर्किट में करता है, ओमिक कंडक्टर में करता है। घर पे जो बल्ब पंखे वगैरह वगैरह हैं ये सारे के सारे ये ओमिक में आ जाते हैं, जबकि ये जो है आपका जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है वो सारे के सारे नॉन ओमिक हैं लगभग। तो नॉन ओमिक कंडक्टर हैं जो आपके वो होते हैं जो ओम्स लॉ का ओबे नहीं करते, जैसे सेमीकंडक्टर है, डायोड्स वगैरह वगैरह, तो विच डोंट ओबे ओम्स लॉ। और कौन से ओबे नहीं करते, जिनका वी आई ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं बनता। तो कहने की बात है ये ओम्स लॉ की लिमिटेशन है कि जहाँ पर भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनेगा आपका वहाँ पर ओम्स लॉ ओबे करेगा, और जहाँ पर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करेगा वहाँ पर ये फिर ओम्स लॉ आपका फेल हो जाएगा। इसीलिए ओम्स लॉ सभी सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड अगर
सर्किट हो तो फिर हम किरचॉफ्स के लॉ यूज़ करेंगे, जो इसी यूनिट में आगे जाके हम स्टडी करेंगे। तो ये हम ओमिक कंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनता है, और ये आपका जो नॉन ओमिक के लिए हम यूज़ करेंगे वो है किरचॉफ्स लॉ। यानी तो ये फिर आपका जहाँ पर लीनियर ग्राफ नहीं है वहाँ पर ओम्स लॉ फिर आपका फेल हो जाता है। तो ये कुछ बात थी ओम्स लॉ के ऊपर।